नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार। हरियाणा फर्स्ट में आपका स्वागत है। हरियाणा पुलिस में लगातार पुलिस सुधारों की बात हो रही है और जो अभी कार्यवाहक डीजीपी थे ओपी सिंह जो रिटायर हो रहे हैं, काफ़ी चर्चाओं में रहे और उसी कड़ी में जींद के पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह जी ने भी एक नया इनिशिएटिव लिया है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, आज उनके साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं 2025 जा रहा है, 26 आ रहा है। सर, ये जो बीता साल कैसा रहा और 26 को लेकर आपके क्या चैलेंजेस आप मानते हैं पुलिस के सामने रहेंगे 26 में, और 25 कैसा रहा सर? काफ़ी उतार चढ़ाव हमें इस साल देखने को मिला हरियाणा पुलिस में सर। जी बिल्कुल। पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी चैलेंजेस सामने आए 2025 में। स्टेट की बात कर लीजिए या फिर अपना इंडिविजुअल अगर जींद डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उसमें भी पर्सनली जो मैंने फेस किया कि कुछ एरियाज़ में क्राइम जो है काफ़ी ऊपर गया पर्टिकुलर हेड्स में, चाहे वो मर्डर के हों। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मर्डर में वो स्पेसिफिक जो कोई गैंग राइवलरी की वजह से मर्डर्स होते हैं वो नहीं थे। तो वो जो है एक आपसी जो रंजिश होती हैं परिवारों में, ज़मीनी विवाद होते हैं या कुछ सोर रिलेशनशिप्स हो जाती हैं, तो उनको लेके छोटे छोटे हर्ट केसेस जो हैं मर्डर्स में कन्वर्ट हुए। तो वो एक चैलेंज रहा और उससे काफ़ी हमने लर्निंग्स भी ली हैं। और डेफिनेटली 2026 में वो जो कमियां रह गई, जो हमें एक पुलिस पब्लिक का जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक इंटरेक्शन मोर फ्रिक्वेंटली होनी चाहिए, चाहे वो फिर एक गांव के लेवल पे हो थ्रू पुलिस चौकी हो या पुलिस स्टेशन के तौर पे हो या डीएसपी और एसडीएम मिलके जो है वहाँ विजिट करें। इस तरह के जो हॉटस्पॉट्स मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जींद में कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पे इस तरह की छोटी छोटी हमें देखने को मिलती हैं कि कुछ ऐसी रंजिश जो है काफ़ी समय से चल रही हैं। तो वो हमने शुरू कर दिया है ऑलरेडी। एंड कम से कम इस एंगल पे जो मर्डर्स पीछे हुए हैं तो वो हम ये चाहेंगे कि कम से कम 50 to 60% उसमें रिडक्शन आने वाले 2026 में देखने को मिले। इसके अलावा भी जो एक पूरे स्टेट की बात करते हुए एक जो पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि स्टेट के जो चैलेंजेस हैं, डेफिनेटली वो डिस्ट्रिक्ट्स के भी रहते हैं, कि जैसे नशा का जो एक प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिल रहा है। फिर दूसरा जो ये एक्सटॉर्शन कॉल्स जो आ रही हैं विदेशों में कुछ लोग इंडियंस जो बैठे हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स, उनकी तरफ से या इवन विद इन जो इंडियन टेरिटरी है वहाँ से भी ये जनरेट हो रही हैं। तो और इसमें फिर जो साइबर क्राइम वाला एलिमेंट भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो इनको लेके कैसे हम टेक्निकली अपने को साउंड कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और बेटर वे में कैसे इनको कंट्रोल कर सकते हैं ताकि ये प्रिवेंट हो जाए। तो उसमें हमने अवेयरनेस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया है इस बार। हमने कोशिश ये की है कि छोटी छोटी स्टोरीज़ जो रियल हैं उनको उस फॉर्म में प्रेजेंट करें थ्रू न्यूज़पेपर्स और थ्रू सोशल मीडिया, कि जिससे वो एक आम आदमी के मतलब जहन में बैठ जाए कि वो कुछ भी ऐसा करने से पहले वो सोचे, ताकि वो जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनके जाल में ना फंसे। तो ये सब कोशिशें हमने दिमाग में रखी हैं एंड डेफिनेटली हम इन पे और काम करेंगे ताकि क्राइम जो आंकड़े हैं उनमें काफ़ी रिडक्शन देखने को मिले। सर, आपने इंसिडेंट्स की बात करी, जींद में काफ़ी इंसिडेंट हुए, लेकिन वो आपसी रंजिश के थे, कोई अच्छी बात है किसी गैंग से नहीं जुड़े थे। लेकिन आप क्या मानते हैं सर, क्राइम जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है कि आपसी रंजिश तो चलो एक अलग मामला है, आपने बताया कि जो साइबर फ्रॉड हैं वो भी काफ़ी मामले देखने को मिले, क्योंकि अभी एक हमने देखा था पंजाब का ये मामला, अमर सिंह चहल आईजी थे, पूर्व आईजी, वो साइबर फ्रॉड हुआ 8 करोड़ का उनके साथ में। ये कितना बड़ा चैलेंज आप मानते हैं सर कि ये जो निशाने पर हैं साइबर फ्रॉड को लेकर, जो क्राइम हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे मैं छोटी से 2-3 इंसिडेंट अगर शेयर करूं यहाँ जींद में जो मेरे सामने आए, कि इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो रिटायर्ड पर्सनल होते हैं, जनरली इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है, कोई रिटायर्ड पर्सन है तो जैसे उसके पास में कोई 1 CR 2 CR, चाहे वो कोई लैंड उसकी बिकी हो उससे आए हों या कोई पॉलिसी उसकी जो है मैच्योर हुई हो, या जो रिटायरमेंट फंड्स हैं वो आए हों, तो वो सोचते हैं कि ज़्यादा उनको शेयर ना करें अपनी जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं। तो वो चुपचाप जो है जो ऑनलाइन साइट्स होती हैं उनमें वो सर्च करते हैं और कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स उनको मिल जाते हैं जो फ्रॉडस्टर्स के होते हैं। ऐसे पोर्टल्स मिल जाते हैं जो एक्चुअल में कोई कंपनी के नहीं होते हैं, बट वो फ्रॉडस्टर्स ने जो एक पोर्टल बना रखा था वो होते हैं और वहाँ वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और वो 3 महीने 4-6 महीने तक उसमें लगे रहते हैं एंड अपनी सारी पूंजी उसमें लगा देते हैं। अल्टीमेटली पता लगता है कि ये तो फ्रॉडस्टर था और उनके सारे पैसे चले जाते हैं, तो काफ़ी लेट हो जाता है।
तो इसमें हमने जो शुरू किया है कि हम जैसे मैंने बताया कि इसमें हम कुछ छोटी छोटी स्टोरीज़ के थ्रू हमें अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और 1930 जो नंबर है इसके लिए हेल्पलाइन, ताकि मैक्सिमम अमाउंट होल्ड हो जाए जब भी कभी कोई साइबर क्राइम होता है, तो उसकी हेल्प ली जाए, उसकी भी एक अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम कर रहे हैं। तो सर ये जो साइबर फ्रॉड का चैलेंज है, इसको लेकर अगर किसी के साथ इस तरह की कॉल्स आती हैं, लिंक आते हैं, लोग उससे कैसे बचें और कैसे एकदम से रिपोर्ट करें? आपने बताया कि 1930 पर तुरंत फ़ोन करें। जी। तो ये किस तरह का ये मामला है? लोग और क्या-क्या मतलब आसानी से कैसे पहुँचे पुलिस तक? तुरंत ऐसा इस तरह का फ्रॉड होती है? जी, इसमें बिल्कुल हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो अपना आप थोड़ा-सा, एक होता है ना कि एकदम से इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होना है, थोड़ा पॉज़ लेना है। कोई भी ऐसा कॉल आता है, अभी एआई का ज़माना है जैसे आप देख रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि एआई को, जो एआई से वॉइस मॉड्यूलेशन होके हो सकता है हमारे ब्रदर, सिस्टर या पेरेंट्स की कॉल की जो वॉइस यूज़ करके भी कॉल हमारे पास आ रही हो, तो हमें अचानक से जो है परेशान नहीं होना है। कोई 1 मिनट या आधा मिनट का टाइम लेके उनको कॉल करके वेरीफ़ाई कर लेना है। तो इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। नहीं तो एक बार वो पैसे चले जाते हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि उनको वापस लें। अगर होल्ड हो पाए टाइम रहते तो बड़ा अच्छा हो जाता है, नहीं तो अगेन कई बार ऐसे होता है कि वो यूएसडीटी या दूसरी डिजिटल जो करेंसीज़ हैं उनकी फ़ॉर्म में दूसरे कंट्रीज़ की चेस्ट में चले जाते हैं, तो वहाँ से लाना तो इट्स रियली वेरी हार्ड। सर आपने एआई का ज़िक्र किया, अभी आज एक आपने एक एडवाइज़री भी जारी की है कि भई जो वित्त मंत्री हैं भारत सरकार में निर्मला सीतारमण जी, उनकी वॉइस से एक मैसेज ट्रैवल हो रहा है कि भई इन्वेस्टमेंट करो, इतना बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये कितना बड़ा सर, ये कितना डेंजरस है, कितना खतरनाक जी, है ये जो बिल्कुल, चीज़ें? बिल्कुल, जैसे आपने जो क्वेरी पीछे पूछी थी उसमें मैं बता रहा था 2-3 इस तरह की स्टोरीज़ हमने शेयर की हैं, तो ये भी एक उसमें स्टोरी है एंड दिस इज़ रियल। आप देखेंगे सोशल मीडिया में भी हो रहा है एंड प्रिंट मीडिया में भी देखने को ये मिल रहा है कि हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं जो कि झूठी हैं, मैं कहूँगा, क्योंकि कुछ भी उनकी स्टेटमेंट्स होती हैं तो जो पीआईबी है, इंडियन गवर्नमेंट का जो पोर्टल है, वेबसाइट है, उन पे वो अवेलेबल होती हैं रेडीली, या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे होती हैं। तो मेरा सभी सिटीजन से, सभी जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे सोसाइटी के, उनसे आग्रह है कि वो वहाँ वेरीफाई करें उनको, और वेरीफाई वो ईज़िली हो जाती हैं। वो ऐसे ही किसी भी जो थर्ड पर्सन, ये साइट्स होती हैं, उन पे भरोसा ना करें, खुद से डाटा को वेरीफाई करें और इन्वेस्टमेंट तभी करें। तो अभी सर जींद के अंदर क्या सिचुएशन है क्राइम को लेकर कहें या फिर सर नशे को लेकर? पंजाब के साथ लगता है और नशे पर आपने जब नरवाना में थे बहुत काम भी किया था, अभी भी आप नशे को आपको काफ़ी फोकस है कर रहे हैं, और जो दूसरा क्राइम है उसको लेकर क्या सिचुएशन है सर? जी, बिल्कुल, नशा जैसे मैंने बताया कि हमारे कुछ पेन पॉइंट्स जो हमने आइडेंटिफ़ाई किए हैं, तो नशा उसमें सबसे ऊपर मैं कहूँगा है, क्योंकि ये टारगेट कर रहा है जो नशा, हमारे जो नौजवान पीढ़ी है उसको कर रहा है, जो कि हमारा पोटेंशियल है पूरी इंडियन सोसाइटी का। वो एक प्रोडक्टिव एरिया है हमारा, तो उसपे ये सीधा डायरेक्ट जो है अटैक कर रहा है। और वो जो हमारा सोसाइटी का पार्ट है वो बिल्कुल ख़राब हो जा रहा है इससे। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि हमने ये पिछला जो साल गया है, आज जो ख़त्म हो रहा है, इसमें जी-जान से इसमें काम किया है। चाहे वो प्रिवेंशन के लिए हमारी जो सीआईएज़ हैं या इवन पुलिस स्टेशंस हैं, तो वो सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करने के लिए किया हो, या फिर अवेयरनेस के तौर पे जो हमारी नशा मुक्ति टीम एक स्पेशल हमने बना रखी है यहाँ पे, तो उसमें हमने जो जिन लोगों को लगा रखा है, उसमें वो सारे पुलिस पर्सनल हैं, मेल फीमेल दोनों ही, तो वो डेली ही उनका एक शेड्यूल बनता है। वो स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में भी जाते हैं और गाँव में। वो आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि आज कहाँ जाना है, जहाँ पे इस तरह की चीज़ें उनको नज़र आती है कि जो है नशा वहाँ पे कंज़्यूम हो रहा है उन घरों में। तो वहाँ जाते हैं, वो उनकी जो कंज़्यूम कर रहे हैं उनको विक्टिम की तरह ट्रीट करके उनका इलाज कराने के लिए उनको जो भी नज़दीकी सरकारी अस्पताल है या डिस्पेंसरीज़ हैं, वहाँ पे लेके जाते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि सप्लायर की इन्फॉर्मेशन भी उनको मिल जाए। तो इसमें मुझे तो बड़ा सैटिस्फैक्शन इसमें देखने को मिला कि हम इसमें अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी एक जागरूकता लाने में कामयाबी मिली है। और कुछ एरियाज़ का अगर मैं नाम लूँ, तो जैसे लोचब गाँव है, सदर झील में पड़ता है, बूढ़ा बाबा बस्ती है, एक चमेला कॉलोनी है, तो वहाँ हमने रैंडम रेड्स भी की है ताकि पब्लिक में कॉन्फिडेंस भी आए। वहाँ जो अननोन पर्सन्स जो मिलते हैं, जो बाहर के होते हैं, कोई पड़ोसी स्टेट से या पड़ोसी गाँवों से कहीं से आते हैं, डेफ़िनेटली वो कहीं न कहीं ये समझ में आता है कि वहाँ नशा खरीदने के लिए आए हैं, तो वो डिसरप्शन करने में भी हमें काफ़ी कामयाबी मिली है।
सर आप गाँव तक पहुँचे, गाँव का बड़ा मुद्दा है नशा, और जब दूसरा जो सर सर्दी का मौसम है, एक बड़ा मुद्दा है क्राइम का, चोरियों का शहर के अंदर, उसको लेकर भी आपने एक इनिशिएटिव लिया है। क्या ज़रूरत पड़ी सर कि आपने कहा कि अगर कोई कई दिनों के लिए घर से बाहर जाता है, तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करे मौखिक तौर पर ओरली, कि ताकि पुलिस वहाँ पर राइड जो है गश्त बढ़ाई जा सके, सुरक्षा हो सके। ये क्यों ज़रूरत महसूस हुई सर आपको? जी, मैंने इसमें जो देखा ये मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जनरली हम जब क्राइम हो जाता है तो उसके डिटेक्शन में लग जाते हैं। प्रिवेंशन में थोड़ा कहीं न कहीं कम काम हो रहा था, जहाँ तक चोरियों की जो वारदातें अपने सिटी एरिया में हो रही थी। उसमें जो ट्रेंड देखने को मिला वो यही था कि कोई आदमी अपना पूरी फैमिली लेके कोई शादी अटेंड करने पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट में चला गया या स्टेट चला गया, तो कहीं न कहीं जो चोर जो होते हैं उनको आइडिया लग जाता है। वो कहीं न कहीं किसी तरह के काम में इन्वॉल्व होते हैं आस-पास, और उनको पता होता है कि आज ये घर में कोई नहीं है। तो जो जाते हैं वो किसी को खबर करके जाते नहीं हैं, या उनका कोई वहाँ पे कोई गेटकीपर या कोई गार्ड सिस्टम ऐसा होता नहीं है। तो ये एक तरह से एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि हम क्यों ना एक पहल करें, लोगों से अपील करें, अगर वो कोई 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए ऐसे जा रहे हैं तो वो हमारे इन पर्सन आके वो करें। इसमें थोड़ा-सा अजीब लगेगा इन पर्सन ही क्यों, बट हमने काफ़ी इस पे सोचा है। तो इन पर्सन आके अगर वो बताएँगे हमें कि इस तरह का, तो हम थोड़ा और ज़्यादा गंभीरता से उस एरिया में या उस घर के आस-पास जो टाइम शेड्यूल एक बना के जो है उस पे निगरानी करने का अपनी टीम्स के थ्रू कोशिश करेंगे, ताकि इसमें कहीं न कहीं एक अंकुश लगे जो बर्गलरीज़ होती हैं रात में। बिल्कुल सर, कोशिश अच्छी है और कोशिश होती रहनी चाहिए। सर आखिरी क्वेश्चन है सर, नए साल का मौका है, क्या कहेंगे सर? आपके सामने भी काफ़ी चैलेंजेस हैं, जनता के सामने भी, और एक मौका है, पुराना साल जा रहा है, नया साल आ रहा है। बस मेरा यही कहना है कि किसी के साथ बुरा मत करिए, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा, और खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। थैंक यू। बिल्कुल, कुलदीप सिंह जी ने बड़ा विस्तार से बताया कि पुलिसिंग किस तरह से बेहतर जींद के अंदर हो रही है और क्या चैलेंजेस हैं, और जो वास्तव में सेवा, सुरक्षा, सहयोग का नारा है, उसको एक बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिश हो रही है। और सबसे बड़ी जिनका जो प्रयास नज़र आया जींद के अंदर, अगर कोई घर से बाहर जाता है, क्योंकि चोरी की घटनाएं इन दिनों आमतौर पर कई बार बढ़ जाती हैं, हो जाती हैं, लेकिन एक प्रयास इनकी तरफ से किया गया कि अगर कोई बाहर जाता है तो वो पुलिस को इन पर्सन, यानी कि फिजिकल तौर पर चलकर, वो जो कंसर्न जो संबंधित थाना है, एरिया, उसमें जो है कॉन्टैक्ट करें, ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। और काफ़ी मुद्दों पर इन्होंने बात की। नए साल पर आप लोग सब लोगों को भी शुभकामनाएं, और बेहतर पुलिसिंग पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर आप अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।